आपका बच्चा प्लानिंग नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, टाइम से काम नहीं करता, काम करते समय इनिशिएट नहीं करता, जब कोई काम कर लेता तो उसको ध्यान में नहीं रखता, या कोई आपकी बातें होती है या आप बात करते हो तो उसको ध्यान में नहीं रखता, बच्चा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं करता, बच्चा टास्क को कंप्लीट नहीं करता, बच्चा समझता नहीं कि फर्स्ट काम कौन सा करना था। तो अगर ये सब सारे इशू चल रहे बच्चे में तो आपको काम करने की जरूरत है एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के ऊपर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, कौन कौन से तरीके काम करने के, और आप अपने बच्चे के इस वाले अगर स्किल्स पे काम कर गए तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आपका बच्चा प्लानिंग नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, टाइम से काम नहीं करता, काम करते समय इनिशिएट नहीं करता, जब कोई काम कर लेता तो उसको ध्यान में नहीं रखता, या कोई आपकी बातें होती है या आप बात करते हो तो उसको ध्यान में नहीं रखता, बच्चा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं करता, बच्चा टास्क को कंप्लीट नहीं करता, बच्चा समझता नहीं कि फर्स्ट काम कौन सा करना था। तो अगर ये सब सारे इशू चल रहे बच्चे में तो आपको काम करने की जरूरत है एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के ऊपर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, कौन कौन से तरीके काम करने के, और आप अपने बच्चे के इस वाले अगर स्किल्स पे काम कर गए तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा मतलब बहुत अच्छा स्किल्स है ये, और मैं इसको बहुत बेस्ट लेवल का एक्टिव स्किल्स मानता हूँ। और इसके स्किल्स के ऊपर आने से पहले बाकी के स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने इस स्किल्स पे काम किया है तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो शायद मेरी लंबी बन सकती है, तो प्लीज मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, हर एक स्टेप के बारे में बात करूंगा और डिटेलिंग बात करूंगा। तो पूरी देखिएगा मेरी वीडियो, कोई भी ऐसा स्टेप ना रह जाए जिसकी वजह से आप अपने बच्चे के ऊपर काम ना कर पाए। तो स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे। देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टास्क इनिशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा कोई भी काम करे ना तो उसको टास्क इनिशिएट करे, उस टास्क को इनिशिएट करे, यानी कि वो करने के लिए रेडी रहे। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं ना कि बच्चे भागने की कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे नहीं करना, मुझे इरिटेशन हो रही है या मेरे को नहीं समझना, क्योंकि उनको बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है उस काम को लेके, या कोई भी काम को लेके वो एक एंजाइटी बन जाती है बच्चे के साथ। तो जब भी कोई काम करो ना बच्चे के साथ, आप पहला ये रखो कि एक तो बहुत चीजों को ब्रेक करो। आप स्टेप को जो भी बच्चे के जो भी काम करने वाले हो, जैसे ईटिंग या बाथिंग या ग्रूमिंग या सेल्फ केयर में जो भी पैंट वैंट पहनाना है, या जैसे बाथिंग करवा रहे हो बच्चे को, या कोई एकेडमिकली कुछ करवा रहे हो बच्चे को, या कोई ग्रोस मोटर एक्टिविटी कुछ करा रहे हो, या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करा रहे हो, उसको ना स्टेप में तोड़ो। स्टेप में ब्रेक नहीं करोगे ना तो बच्चों को फियर बनेगा, एंजाइटी बनेगी। काम करने से पहले ही एंजाइटी बन जाती है, दुनिया भर की चीजें उसके सामने पड़ी होती है तो वो फियर बनाने लग जाता है। तो उतना ही काम रखो जितना वो फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर सकता है। अगर बच्चा इनिशिएट नहीं करता तो एनवायरनमेंट को बहुत काम रखिए, एनवायरनमेंट को बहुत पीसफुल रखिए, अपने वर्बल टोन में चेंजेस लाइए, यानी वर्बल टोन बहुत काम रखिए। एकदम से हाइप मत होइए कि बच्चा करो करो जल्दी करो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो, जल्दी करो, ये सब बातें नहीं बोलनी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइमर सेट करो कि 1 2 3 होते ही उसका थोड़ा सा सपोर्ट करो, प्रॉम्प्ट दो उसको, हेल्प करो, थोड़ा धीरे धीरे करके हेल्प करो और उसका साथ करो, ताकि उसको बहुत इजी लगे और लगे कि हाँ वो मतलब उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, और वहां पे बच्चा इनिशिएट लेना स्टार्ट करेगा। तो काम करने से पहले एंजाइटी ना बन जाए, इसलिए इन सारे फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है और चीजों को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है। टाइमर का यूज करना है, शेड्यूलिंग भी कर सकते हो कि पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, यानी कि बच्चे को एक स्टेप दे सकते हो कि पहले इस पे चलना है, फिर इसके बाद इस पे चलना है, फिर इसके बाद इस पे चलना है। तो बच्चों को थोड़ा कंफर्ट आ जाता है कि हाँ ये चीजें तो प्रोसेस करनी है। लेकिन अगर बच्चे में समझदारी ना हो तो आपको उसको प्रॉम्प्ट देना है, आपको उसको हेल्प करना है और उसका हाथ से हाथ पकड़ा के कराना है, लेकिन हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट को, हैंड टू हैंड सपोर्ट को धीरे धीरे करके फेड अप करना है, धीरे धीरे कर ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे करके हटाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आगे भी 10 दिन बाद भी आपका हाथ पकड़ के करने की कोशिश कर रहा है। तो हैंड टू हैंड सपोर्ट को बहुत अच्छे से समझना है, आप समझ सकते हैं, कहीं से रीड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं है बच्चे के पास। टाइम मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि कोई भी काम करे ना तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करे। उस टाइम के लिए क्या करना होता है, या तो अलार्म लगा लो, या तो काउंटिंग बोल लो, या तो कोई म्यूजिक चला लो, या कोई भी ऐसा रिदम सेट कर लो कि कोई भी राइम चला रहे हो तो रिदम सेट कर लो कि ये ट्यून बज रहा है तो ये ट्यून चलेगा जब तक आपको ये काम को प्रोसेस करना है। टाइम मैनेजमेंट को सिखाने से पहले आपको स्टेप को बहुत ध्यान में रखना, तो कितने स्टेप में काम करा रहे हो। बच्चे का लेवल है 3 स्टेप करने का, आप 4 5 6 स्टेप दे रखे हो और सोच रहे हो कि जल्दी से काम खत्म कर जाए। तो जल्दी से काम कितना कब खत्म करना है, उसको जल्दी वाला कॉन्सेप्ट उसको ना टाइम फ्रेम में दीजिए, बातों में मत दीजिए कि जल्दी करो, फटाफट करो, हरी अप या कम ऑन, ये सब बातें नहीं
करनी होती है, हमें टाइम फ्रेम देना होता है। तो कोई म्यूजिक दे दो, जैसे टैप दे दो कि हाँ ये जब तक चल रहा है आपको काम करते रहना है, ये बंद हो जाएगा तो आपको काम छोड़ देना है। ये तो काम करने को लेके या खड़े होने को लेके, या कभी भी बच्चा को जब आप सिटिंग करा रहे हो या आप वेट करा रहे हो किसी काम के लिए या कोई भी काम को प्रोसेस करवा रहे हो, तो पहले ध्यान रखो कि कितने टाइमिंग में वो कर सकता है बच्चा। जैसे हम कहते हैं कि अगर 2 ईयर का बच्चा तो कोई भी काम को 3 to 4 मिनट कर सकता है, 3 ईयर का बच्चा है तो 5 to 6 मिनट कर सकता है, 4 ईयर का बच्चा है तो 7 to 8 मिनट कर सकता है, 5 ईयर का बच्चा तो 9 to 10 मिनट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट्स का उसका ड्यूरेशन सेट करना है 5 साल के बच्चे का, और 2 साल के बच्चे का 3 से 4 मिनट सेट करना है। अब इसी टाइम फ्रेम में बच्चों को स्टेप समझना है कि 2 ईयर का बच्चा 3 स्टेप प्रोसेस कर सकता है और 2 to 3 स्टेप प्रोसेस कर सकता है, 3 ईयर का बच्चा 3 to 4 स्टेप प्रोसेस कर सकता है। आजकल के तो बच्चे ज्यादा भी करते हैं लेकिन इतना मान के चलिए। 4 ईयर का बच्चा 6 to 7 स्टेप फॉलो कर सकता है, 5 ईयर का बच्चा 10 to 15 स्टेप भी फॉलो कर सकता है। तो आपको माइलस्टोन समझना है, आपको ये भी समझना है कि स्टेप कितने प्रोसेस कर रहा है, और ये समझना है कि आपका बच्चा किस टाइम फ्रेम में कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल का बच्चा 10 मिनट काम करा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल का बच्चा और उसको 1-1 घंटा लगातार काम करा रहे हो। ब्रेक देना जरूरी है। वैसे तो नॉर्मल पर्सन का 20 to 25 मिनट्स होता है, उसमें भी 10 मिनट का ब्रेक माना जाता है कि 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से 25 मिनट्स बिल्कुल कॉन्शियस होकर उस काम को समझने की कोशिश करो। तो टाइम फ्रेम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि टाइमर कौन सा लगा रहे हैं। कई बार सैंड लगा देते हैं पेरेंट्स, सैंड जो अप डाउन होता है उसको वो लगा देते हैं, या अलार्म लगा देते हैं, या टैप करते हैं, या कोई राइमिंग कर लेते हैं, वो सब करो। लेकिन जो ये सोचो कि बच्चों को कौन सा टाइम समझ में आ रहा है, या आपके बोलने वाला टाइम समझ में आ रहा है, या क्लॉक वाला टाइम समझ में आ रहा है, या सैंड वाला टाइम समझ में आ रहा है, कौन सा टाइम उसको समझ में आ रहा है, कौन सा टाइम को वो देख रहा है ध्यान से, कौन सा टाइम को वो फ्रेम कर रहा है अपने ब्रेन में, वही टाइम उसके साथ ऐड करना है। ऐसा नहीं कुछ भी टाइम स्टार्ट कर दिया। और स्टार्टिंग टाइम में आपको जब बोल रहे हो, आप उसे कुछ करवा रहे हो, तो आप सोचो कि आप बोलकर करवाना चाह रहे हो या बिना बोले करवाना चाह रहे हो। बोलते समय बच्चे का टाइम फ्रेम ज्यादा निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हो और बच्चा सुन भी रहा है, आपको प्रोसेस भी कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन आप बिना बोले करवाना चाह रहे हो और बच्चे सोच रहे हो बिना बोले कर जाए बच्चा, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट को समझना है कि आपका हेल्प कितना जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा हेल्प करो, जल्दी जल्दी फटाफट अपने हाथ से कर दे रहे हो और आपको लग रहा है टाइम पे बच्चे ने खत्म किया है। थोड़ा सा आप ये समझिए कि कितना हेल्प देने की जरूरत पड़ रही, कहाँ हेल्प मिला है, धीरे धीरे करके उस हेल्प को खत्म करना है। और जहां वो हेल्प नहीं ले रहा था उस टाइम को नोटिस करना है कि कितना टाइम लिया उसमें काम करते समय। इस तरीके से टाइम फ्रेम करना होता है, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना सिखाना होता है। और वहां पे स्टेप ध्यान रखोगे और समझोगे कि इस टाइम तक ये बच्चा कर जाता है, तो हाँ इसको मैं इतना टाइम दूं और इसको मैं बोलूं कि करो करो। नहीं बोल रहे हो तो देखो कि हाँ फिनिश होने वाला है, फिनिश होने वाला है, फिनिश होने वाला है, फिनिश फिनिश फिनिश, 1 3 2 4 फिनिश। इस तरीके से आपको सेंस देना है। तो ये जो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि आप एकदम से टाइमिंग नहीं देंगे, एकदम से बहुत सारे स्टेप नहीं देंगे, एकदम से मतलब फटाफट चीजें नहीं करने की कोशिश करें। ग्रेजुअली जो भी काम करो ग्रेजुअली करो। नेक्स्ट हमारा वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब समझ लेते हैं कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बच्चों को, या बोलकर या कुछ दिखाकर या कुछ एक्शन करने के लिए, वर्किंग मेमोरी का मतलब ये हो गया कि बच्चा कुछ चीजें जो देख रहा है, कुछ चीजें वो सुन रहा है, कुछ चीजें वो फील कर रहा है, उसको वो ध्यान रखे, उसको मेमोरी में होल्ड करे। यानी कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को कितनी देर तक रोक के रख रहा है अपने ब्रेन में, वो कहलाता है वर्किंग मेमोरी। अब आपको क्या करना है, एक तो बहुत पास से स्टार्ट करना है, यानी कि बच्चों को अपने सामने बैठाइए और बहुत डिस्टेंस में नहीं बैठाना, बिल्कुल आसपास बैठाइए और कुछ 1 to 2 स्टेप लीजिए। 2 स्टेप या 1 स्टेप में देखिए कि आपका बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को कितने सेकंड के बाद बता पा रहा है। जैसे मान लीजिए 2 स्टेप में कोई काम कराया आपने और फिर थोड़ी देर बाद आप 5 सेकंड का होल्डिंग के बाद आप पूछ रहे हो कि बताओ मैंने क्या किया था, तो बच्चा करके दिखा रहा है। बताओ मैंने क्या बोला था, तो बोलकर दिखा रहा है। बताओ मैंने कैसे एक्शन किया था, तो एक्शन करके दिखा रहा है। बताओ मैंने कहाँ मैंने क्या मूवमेंट लिया था, तो मूवमेंट बता रहा है। तो इस तरीके से जब वो बच्चा कर पा रहा होगा ना, तो यानी कि बच्चे की वर्किंग मेमोरी सही जा रही है। अब आपको क्या करना है, स्टेप भी धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो हमें बच्चे के साथ डिस्टेंस भी धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और जैसे बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ाते जाना है, यानी दूर रखते जाना है बच्चे को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब बच्चे को डिस्टेंस बढ़ा रहे तो स्टेप भी बढ़ाते जाओ ग्रेजुअली करके। जैसे आप 2 स्टेप करा रहे तो 3 स्टेप कराओ, 4 स्टेप कराओ, 5 स्टेप कराओ। और ये भी है कि आप ये भी ध्यान रखो कि जब टाइमिंग बढ़ाते हो ना, जैसे 5 सेकंड की टाइमिंग आपने होल्ड की, यानी कि रुकने के बाद आपने 5 सेकंड रुकने के बाद फिर 10 सेकंड करो, 15 सेकंड, 20, 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स पे जब आप काम करते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो वर्किंग मेमोरी का जो टाइमिंग है ना, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। और जैसे कई बार हम कंसर्न करते हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है लेकिन बताता नहीं वहाँ क्या क्या हुआ, क्योंकि उसे मेमोरी में होल्ड करने नहीं आ रहा इन्फॉर्मेशन को, टाइम से काम करने नहीं आ रहा बच्चे को, और टास्क इनिशिएट नहीं करना है। तो ये सब बहुत
बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जब बच्चा कुछ स्कूल में जा रहा है, कुछ कर रहा है और आके घर नहीं बता रहा, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो आप इस तरीके से सिखाएंगे और धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ाएंगे और 2 घंटे के बाद भी आप 4 स्टेप पूछ रहे होंगे ना, 10 स्टेप करवा के पूछ रहे होंगे, तो 5-6 घंटे के बाद भी 5 to 6 आवर्स के बाद भी बच्चा उस चीज को बता पा रहा होगा। तो ये चीज है वर्किंग मेमोरी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग मेमोरी का एक कंपोनेंट होता है जो कि बहुत बढ़िया कंपोनेंट है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाय बनाने जाते हो, तो आप प्लानिंग करते हो कि मैं चाय बनाना है, तो आपके ब्रेन में एकदम से छपता है कि पहले मुझे दूध भी रखना पड़ेगा, फिर मुझे चाय पत्ती भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फिर मुझे चाय छन्नी भी चाहिए, मुझे कप भी चाहिए, मुझे प्लेट भी चाहिए, ऐसे करके अपने और कितना टेम्परेचर पे रखना है, कितनी देर बाद क्या डालना है, वो सब एक प्लानिंग है आपके ब्रेन में। जब कोई भी मान लीजिए कोई भी बच्चा जब कोई काम करने जाए ना, उससे पहले उसके ब्रेन में क्या क्या चल रहा है उससे पता लगता है कि वो प्लानिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो कहते हैं कि जब भी कोई टास्क सिखा दो और टास्क सिखाने के पहले पूछो कि आपको क्या क्या अरेंज करना है। अगर वो अरेंजमेंट करने जानता है, अरेंजमेंट करना सिखा दिया आपने कि हाँ कोई भी काम करने से पहले ये चीजें जरूरी है, किसी भी काम को करने से पहले ये वाला काम करना जरूरी है, कि 4 स्टेप में चीजें लाना जरूरी है, फिर इसके बाद ये स्टेप पे रखना जरूरी है, फिर इस स्टेप के बाद ये करना जरूरी है, यानी कि उस बच्चे की प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है। जैसे मान लीजिए मुझे ब्रश करने जाना है, तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि ब्रश कहाँ रखा है, फिर कौन सा ब्रश उठाना है, फिर ब्रश के साथ करना, ब्रश को वॉश करना है, फिर ब्रश को वॉश करने के बाद उस पर कॉलगेट लगाना, ये सारे एक प्रोसेस है। अब आपने बोला कि ब्रश करने के लिए क्या क्या यूज होते हैं लेकर आओ, तो अगर वो ब्रश करने को लेकर अगर वो सामान को मैनेज कर पा रहा है तो यानी कि बच्चे की प्लानिंग बहुत अच्छी है, यानी कि बच्चा बहुत सारी चीजों को लेकर प्लानिंग कर पाता है। अब आप ये समझिए कि एक ही चीज को लेकर प्लानिंग नहीं करनी होती, बहुत सारी चीजों को लेकर प्लानिंग करनी होती है। तो आप है ना पहले काम को डिसाइड कर लो कि कौन कौन से काम उसको सिखा रहे हो, उस काम को सिखाने में कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, फिर वहां पे देखिए कि क्या उस मटेरियल को पहले ही ऑर्गेनाइज कर पा रहा है बच्चा, पहले ही लेकर आ पा रहा है, उसी में ही प्लानिंग है। दूसरी बात, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप की बात होती है। आप समझिए कि मुझे 4 to 5 स्टेप में कोई काम फॉलो करना था, मैंने क्या किया, पहले थर्ड कर दिया, फिर 2 किया, फिर फर्स्ट किया, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड करना था। अगर मैं जब सिक्वेंसली कोई काम को प्रोसेस कर रहा हूं तो मेरे बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है। एक चीज और समझते हैं इससे, मान लीजिए घर में कपड़े फैले हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, या कप रखे हुए हैं, या बेडरूम के आइटम रखे हुए हैं, और सब सारी चीज सारे रूम से कुछ ना कुछ लाकर आपने एक जगह रख दिया। अब बच्चा उस चीज को जाके अलग अलग चीजों पे जहां जहां रखा होता है उसको रख पा रहा है, तो यानी कि बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन घर के एनवायरनमेंट को लेकर बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपने कॉपी पेन इधर उधर रख दिया, उसको दिखा के कि एक कोने में कॉपी, एक कोने में पेंसिल, एक कोने में इरेजर, एक कोने में शार्पनर, एक कोने में कलर है। अब आप अपने बैग को लेकर आओ और हर चीज को जहां पे रखा होता है अपने बैग में मैनेज करो। तो जब वो मैनेज कर पा रहा होगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होगा। तो ये सब चीजें बहुत समझनी जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंपल्स कंट्रोल होना चाहिए बच्चे के साथ। इंपल्स कंट्रोल का मतलब कि जैसे मान लीजिए गुस्सा दिला रहे हो, या कभी गुस्सा आ गया बच्चे को, या मान लीजिए आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया बच्चे को, या किसी काम को लेकर फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वहां पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो कंट्रोल के लिए हम क्या सिखाते हैं बच्चों को कि सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में क्या सिखाते हैं, हम पॉज लेना सिखाते हैं, सेंसरी ब्रेक लेना सिखाते हैं हम बच्चे को कि चलो थोड़ा सा वो गेम कर लो जो आपको पसंद है, लेकिन वो टाइम फ्रेम के साथ कि इतना ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को ट्रैम्पोलिन करना पसंद होता है बच्चे को, या किसी को बॉल से खेलना पसंद है, तो चलो हम 3 टाइम्स ही खेलेंगे, या हम 2 टाइम्स खेलेंगे, या 2 रेपिटेशन में खेलेंगे, या 3 रेपिटेशन में खेलेंगे, या 5 मिनट खेलेंगे, या 2 मिनट खेलेंगे। इस तरीके से टाइम फ्रेम बना के अगर इंपल्स कंट्रोल कराओगे, पॉज दोगे उसे, तो बच्चा अपने इंपल्स को कंट्रोल करता है, उससे सेल्फ रेगुलेट करता है। तो जो भी उसे पसंद है, अगर उसका बच्चे का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है किसी काम को लेकर, तो वहां पे उसको ब्रेक दीजिए और टाइमिंग के साथ उसको दीजिए कि उसको टाइम पता है कि इतना ही मिलता है, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेगा, थोड़ा मैनेज भी कर लेगा अपने बिहेवियर को, और फिर से उस काम की तरफ आ जाएगा जो काम आप करवाना चाहते हो, और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा। और उस साथ के साथ आपको ध्यान में रखना है कि इंपल्स कंट्रोल करते समय आपको स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ाने, आपको चीजों को बहुत ब्रेक करना है, स्टेप में ब्रेक कर देना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपका अपना वॉइस का बहुत काम होना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि सेंसरी स्टीमिंग ऐसा बहुत ज्यादा ना चल रहा हो बच्चे का, उस पर काम करते रहना है। तो इंपल्स कंट्रोल करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ये छोटी चीज नहीं है। इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो आई, और सोशल इमोशनल स्किल्स के ऊपर और इमोशनल स्किल्स के ऊपर मेरी वीडियो है, और इसको पूरी सुनिएगा ताकि आपको इमोशनल रेगुलेशन कैसे करवाना है बच्चों को आपको समझ में आप, क्योंकि इमोशंस को लेकर ना आपको राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। जब भी इमोशंस कंट्रोल होते हैं आपको समझना पड़ता है कि किस इमोशंस के साथ कौन
कौन सा वर्ड यूज होने वाला है, किस इमोशंस के साथ क्या एक्शन लेना हो, किस इमोशंस का मतलब क्या होता है, उस इमोशंस पे कैसे एक्शन लेना होता है, वो सब सारी चीजें समझनी पड़ती है। तो इमोशंस को लेकर मेरे अलग से एक वीडियो आ रही है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप अपने बच्चे के ऊपर इमोशंस के ऊपर काम कर पाए। फ्लेक्सिबल थिंकिंग, 2 काम एक साथ मैनेज करना, 3 काम एक साथ मैनेज करना, यहाँ भी करना, यहाँ भी करना, यहाँ भी करना। मान लीजिए एक काम को 4 स्टेप आपने यहाँ दिए, 4 स्टेप यहाँ दिए, 4 स्टेप यहाँ दिए। पहले एक काम करना है यहाँ पे, फिर दूसरा ये करना, फिर ये, फिर से दोबारा, फिर से दूसरा स्टेप फॉलो करना है, इसका भी दूसरा स्टेप फॉलो करना है, तीसरे वाले काम का भी दूसरा स्टेप फॉलो करना है, फिर से 1 काम की तरफ आना है, फिर से थर्ड काम वाला, फर्स्ट काम का थर्ड स्टेप प्रोसेस करना है, सेकंड वाले काम का थर्ड स्टेप प्रोसेस करना है, थर्ड वाले काम का थर्ड स्टेप प्रोसेस करना है। इस तरीके से जब आप 4 काम दे देते बच्चों को और उसमें स्टेप डाल देते हैं और 1 स्टेप में सारी चीजों को फॉलो, फिर सेकंड स्टेप में फॉलो कर रहा होता है, तो यानी कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग बच्चे की अच्छी जा रही है। यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बच्चे की फ्लेक्सिबल थिंकिंग अच्छी है। टास्क कंप्लीशन का मतलब टारगेट समझ में आया बच्चों को कहाँ पे जाके फिनिश करना और कितना फिनिश करना है। तो क्वांटिटी समझाना है, टास्क कंप्लीशन समझाना है कि टास्क कब फिनिश होने वाला है, और फिनिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या आपको समझना है। जैसे बच्चे का कई बार हम ये कहते हैं काउंटिंग के बेस पे फिनिशिंग का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि जब मैं 10 बोल दूँ तो फिनिश हो जाएगा। अगर अच्छा ठीक है, अगर मैंने टाइप कर रहा हूँ तो जब मैं रुक जा रहा हूँ तो काम फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि क्वांटिटी इसमें से या जो सामान रखा हुआ वो फिनिश हो गया तो वो टास्क फिनिश हो रहा है। और कंप्लीशन का मतलब है कि कहाँ पे जाके कोई काम कंप्लीट हो रहा है, उसको टारगेट को समझाना कि यहाँ पे नो लिख दो या साइन बोर्ड बना दो या कोई ऐसा पिक्चर चिपका दो कि यहाँ पे फिनिश नो, या नमस्ते का पिक्चर या कुछ भी ऐसा पिक्चर चिपका सकते हो जिससे बच्चे को लगे कि यहाँ पे टास्क फिनिश हो रहा है। या स्ट्रक्चर दे सकते हो कि 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में ही 5 स्टेप में ही काम फिनिश होगा। तो 5 स्टेप में जब आप उसको लास्ट में जा रहे हो तो क्लैपिंग करो, कुछ प्रेज करो, उसको कुछ हैप्पीनेस की तरफ लेके आओ उसको, ताकि उसे पता रहे कि यहाँ पे काम फिनिश होने पे ही क्लैप दिया जाता है, अदरवाइज क्लैप नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चा टास्क कंप्लीशन समझ जाता है। और प्रायोरिटाइजेशन, जैसे हम प्रायोरिटी की बात करते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन को सिखाना होता है बच्चों को कि प्रायोरिटी क्या है, तो हमें चॉइसेस देने पड़ते हैं बच्चों को कि प्रायोरिटी कैसे फॉलो करना है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि आप लिस्ट दे दो इसको 4-5 काम के और इसमें से बोलो कि सबसे कौन सा काम आपको फर्स्ट करना है, तो उसको देखेगा कि बच्चा कि यहाँ पे ये वाला काम टफ था, ये वाला काम ईजी था, ये वाला काम, चलो अपने हिसाब से जो काम करना चाहते हो वो काम को चूज करो। जब वो काम को कोई भी चूज कर रहा हो तो उसको फर्स्ट स्टेप में दीजिए कि यही काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे करके ना जो टास्क का लिस्ट बना रहे हो ना, उस टास्क का लिस्ट को धीरे धीरे टफ करते जाओ ताकि उसको टफ काम को भी प्रायोरिटाइज करना आ जाए। इस तरीके से प्रायोरिटाइजेशन सिखाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट है। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेलिंग करूं मैं इसके बारे में तो मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो आपके बच्चे के साथ दिक्कत चल रही है उसके पर्टिकुलर मैं उसके ऊपर फंक्शनल एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स का एक वीडियो बनाकर शेयर करूँ आपसे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।